नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। पधारो म्हारे देश, ये राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है, लेकिन इसी राजस्थान में संजय लीला भंसाली जैसे फिल्मकार को सरेआम पीट दिया गया। खबरदार में आज हम उस स्वयंभू सेंसर बोर्ड के गुंडों वाली हरकत का विश्लेषण करेंगे, जिसके चलते राजस्थान में कानून राज होने पर शक सा होने लगा है। आपको उस करणी सेना का पूरा बायोडाटा भी आज हम दिखाएंगे, जो राजपूती आन बान शान के संरक्षक बनकर गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन देखिए कि जयपुर के जूनागढ़ किले में रानी पद्मावती के सेट पर संजय लीला भंसाली के साथ इन लोगों ने कैसा और क्या सुलूक किया। हाथ उठाने की बात कर रहे हो, हम पे तुमने हमारे ऊपर फायर खोल दिया। ठीक है कि हम लोग उस हिसाब से नहीं गए थे, नहीं तो वहां लाशें भी जाती, समझ में नहीं आता। भंसाली जी, क्या राजस्थान में सरकार की नहीं धमकी तंत्र की चलती है? कभी ऋषि कपूर बोल रहा है, ऋतिक रोशन बोल रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पागल, तू आके दिखा, तेरे गुस्सा यहाँ नहीं निकाल देता हम लोग। क्या राजस्थान में शूटिंग से पहले धमकी तंत्र की इजाजत जरूरी है? बम्बई बेस्ड लोग हैं, उनके अगर मन से की जो वहां की जो एक संस्था है, उनकी अगर लैंग्वेज में उनको समझना है तो उनसे 20 गुना बढ़िया तरीके से करनी सेना उनको समझाने को तैयार है। क्या फिल्में स्वयंभू सेंसर बोर्ड के आदेश से बनेंगी? अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, कल मैंने रोका है क्योंकि हम बात करने गए थे। अगर मैंने ऑर्डर कर दिया होता तो वो एक भी घर नहीं जाता। इस धुंधली तस्वीर का मतलब बेहद साफ है। ये राजस्थान की करणी सेना का हरावल दस्ता है। जयपुर के जयगढ़ महल में लीला भंसाली अपनी नई फिल्म पद्मावती की शूटिंग करने पहुंचे थे। फिल्म की कहानी पर इस संगठन को ऐतराज था। विरोध प्रदर्शन का तरीका इन्होंने कैसा ढूंढा, ये आपके सामने। संजय लीला भंसाली जैसे संजीदे फिल्म कलाकार पर थप्पड़ चले, कपड़े फाड़े गए और अब ये गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं राजस्थान में शूटिंग करना है तो शर्तें मानो, वरना यही हाल होगा। देखिए, सही और गलत का मामला तब शुरू होता है जब ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ को हम बर्दाश्त करें। कब तक? अगर बर्दाश्त करने की कोई लिमिट है तो मैं मानता हूं ये दुर्भाग्य है हमारा कि अब तक हम बर्दाश्त क्यों कर रहे थे। बहुत पहले जब डॉक्टर भार्गव हमारे इतिहास के हमारे सिखाने वाले थे, मुगले आजम फिल्म आई थी और उस समय उन्होंने कहा था कि बंबई में बैठे जो भांड लोग हैं ये दो बातों से समझते हैं कालवी जी, एक चांदी से और एक हीरे से। यह शुक्रवार का वाकया है। भंसाली अपनी यूनिट के साथ शूटिंग कर रहे थे, तभी करणी सेना का धावा हुआ। पूरी तस्वीर कैमरे में कैद हुई। लेकिन करणी सेना कह रही है वो तो समझने बुझाने गए थे, हमला तो भंसाली के लोगों ने किया। कल का जो वाकया है, हम लोग वहां गए उनसे बात करने। पुलिस के पुलिस प्रशासन के 5 व्यक्ति हमारे साथ थे, वहां की लोकल सिक्योरिटी के लोग हमारे साथ थे। हमने जैसे ही एंटर करा तो उन संजय लीला भंसाली की जो सिक्योरिटी जो उन्होंने बुला रखी थी, उन लोगों ने हम पे फायर करे और फिर हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे वो भड़क गए क्योंकि हम लोगों ने विरोध कर रखा है, फिर भी वो यहाँ आके विदाउट परमिशन वो शूटिंग कर रहे हैं और हम उनसे बात करने जा रहे हैं तो हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। फिर वो पिटने का काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? करणी सेना का पूरा बायोडाटा आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर करणी सेना की गुंडों वाली इस करनी के पीछे वजह क्या थी। और जो कंसर्न आदमी है उससे वार्ता करके, हमने वार्ता की है बंबई में जाकर, हमारे लोगों ने बात की है, पर नतीजा ढाक के 3 पात। ये स्थिति क्यों आई? मैं मानता हूं कि कल जो बात करने के लिए हमारे साथी लोग गए थे, कि करणी सेना के पदाधिकारी गए थे, अगर उनसे शांति से वार्ता करती, उनका ऑब्जेक्शन सुनते तो कहां दिक्कत थी।
फिल्म अभी बनी नहीं, कहानी कहीं दिखी नहीं, फिर भी करणी सेना ने एक तरफा पंचायत बिठा दी, खुद पंच बन गए, बहस भी खुद कर ली और फैसला भी खुद ही सुना दिया। अभी देखिए, इस वाकये से संजय लीला भंसाली को सबक मिल गया। भंसाली ने यूनिट का बैकअप करा दिया है। जयपुर में शूटिंग की पूरी शेड्यूल कैंसिल कर दी है। खबर यह भी है कि भंसाली ने राजस्थान में शूटिंग करने की गलती दोबारा ना करने की कस्में भी खा ली है। लेकिन सवाल यह है कि वसुंधरा सरकार कब सबक लेगी? क्या करणी सेना जैसे संगठन को काबू में रखने की कोई कसम वसुंधरा सरकार भी खाएगी? देवंकुर, जयपुर, आज तक। खबरदार में अब हम आपको करणी सेना का संपूर्ण परिचय आइए दिखाते हैं। यह परिचय जाने बिना आप करणी सेना को और उसकी सोच को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। करणी सेना खुद को राजपूत समाज के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन मानती है। करणी सेना का गठन लोकेंद्र सिंह अकालवी ने किया, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के बेटे हैं। करणी सेना का दावा है कि राजस्थान के 22,000 गांवों में उनके संगठन का फैलाव है। करणी सेना 7 लाख समर्थक होने का दावा भी करती है। करणी सेना खुले तौर पर कहती रहती है कि राजस्थान के वीरतापूर्ण इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। संजय लीला भंसाली की फिल्म जोधा अकबर में जोधा की भूमिका को लेकर भी करणी सेना ने बवाल किया था। एकता कपूर के सीरियल जोधा अकबर का भी करणी सेना ने विरोध किया था। एकता कपूर जब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गई थी, तब बड़ी तादाद में करणी सेना के कार्यकर्ता फेस्टिवल में आ गए थे और एकता कपूर का वहां भी उन्होंने विरोध किया था। करणी सेना लगातार इस तरह के काम करती रहती है। अब सवाल यह है कि संजय लीला भंसाली की पद्मावती में करणी सेना को आखिर ऐसा क्या नजर आया कि वो मरने मारने पर उतारू हो गए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिसके बाद से बवाल हुआ है, क्योंकि यहां फिल्म चल रही थी और ये संजय लीला भंसाली मशहूर निर्देशक हैं, निर्माता निर्देशक हैं, जिनके साथ मारपीट की गई। लेकिन करणी सेना का इस पर जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि हम बात करने गए थे और हम नहीं चाहते कि महारानी पद्मावती के बारे में या उनके प्रेम प्रसंग को किसी भी तरह से खिलजी के साथ दिखाया जाए। लेकिन यहां मारपीट हुई है और संजय लीला भंसाली की ये जो तस्वीरें हैं, उनके बाल पकड़कर खींचा गया है, उन पर थप्पड़ बरसाए गए हैं और तोड़फोड़ की गई है। संजय लीला भंसाली ने अपनी यूनिट के साथ वहां से पैकअप करके वापस मुंबई का रुख कर लिया है। लेकिन सवाल अब ये खड़े होने लगे हैं कि क्या कोई भी संगठन इस तरह से आकर फिल्मकारों को रोक देगा? फिल्में क्या उनकी मर्जी से बनेंगी? क्या फिल्म बनाने के लिए इस तरह के स्वयंभू सेंसर बोर्ड से आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी, उनकी बात माननी पड़ेगी, पहले उन्हें स्क्रिप्ट दिखानी होगी और जब वो चाहेंगे तभी आप फिल्म बना पाएंगे? किसी भी इतिहास के पन्ने पर अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आपको क्या करणी सेना जैसे संगठनों से डरना होगा? क्या राजस्थान सरकार, वसुंधरा सरकार का ये जिम्मा नहीं है कि वो अपने प्रदेश में इस तरह के फिल्मकारों को संरक्षण प्रदान करे या ऐसा माहौल बनाए जिससे, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा पर्यटन का हब है, जहां हजारों लाखों की तादाद में पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं और बहुत ज्यादा फिल्मकार भी राजस्थान में अपनी फिल्मों की शूटिंग करना पसंद करते हैं। बेहद खूबसूरत प्रदेश राजस्थान, जो फिल्मकारों का पसंदीदा डेस्टिनेशन भी है, वहां संजय लीला भंसाली के साथ इस तरह का सलूक हुआ जिसने फिल्मकारों को भी डराकर रख दिया है। तो ये वो तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। इतिहासकार कुछ और बात करते हैं, लेकिन बीजेपी ने यहां भावनाओं का ख्याल रखने की बात की है, लेकिन कानून को हाथ में न लेने की नसीहत भी दी है। राजस्थान में बीजेपी की ही सरकार है। वसुंधरा राजे का, हालांकि मुख्यमंत्री का अभी तक कोई बयान इस पर नहीं आया है और ना ही फिल्म के निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की तरफ से थाने में कोई भी शिकायत दर्ज की गई है करणी सेना के खिलाफ या इस उपद्रव के खिलाफ। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और मुंबई चलते बने। लेकिन अब सवाल यही है, मुंबई में एक बहस छिड़ गई है और पूरी की पूरी फिल्म बिरादरी संजय लीला भंसाली के समर्थन में खड़ी हो गई है, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने अब राजस्थान में कभी शूटिंग न करने का मन भी बनाने के संकेत दिए हैं। संजय लीला भंसाली ने जो बात की है वो ये
कि अब शायद वो राजस्थान में कभी भी अपनी किसी फिल्म की शूटिंग नहीं करेंगे। तो खबरदार में फिलहाल रुख अगली खबर का। अब हम उत्तर प्रदेश में चुनावी वादों की बारिश का विश्लेषण करेंगे। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल हम किसी से कम नहीं वाले स्टाइल में वादों पर वादे कर रहे हैं। आज बारी बीजेपी की थी। बाकी तमाम वादों के बीच बीजेपी ने राम मंदिर का राग भी छेड़ दिया। संविधान के दायरे में राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी के आज के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कह दिया। किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। जो किसी पेंशन से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें हम समाजवादी पेंशन से जोड़ेंगे। वायदों की बारिश में पूरा उत्तर प्रदेश तरबतर हो रहा है। मायावती और अखिलेश के वादों से गीली जनता अभी उबर पाती, उससे पहले बीजेपी ने भी वायदों की बौछार कर दी। हमारा संकल्प पत्र कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता का विस्तार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर हर परिवार। नहले पर दहला मारने की बीजेपी ने कोशिश की है। अखिलेश ने किसानों के लिए समाजवादी कल्याण कोष बनाने की बात की तो अमित शाह कृषि लोन को कर मुक्त करने का वायदा लेकर आ गए। अखिलेश लैपटॉप के साथ स्मार्टफोन का ऑफर लेकर आए तो अमित शाह ने कहा लैपटॉप के साथ साथ 1 GB डेटा भी मुफ्त मिलेगा। इधर से मजदूरों को सस्ता खाना देने की बात हुई तो उधर से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 2 लाख का बीमा देने का वादा हुआ। हर एक गांव तक 24 घंटे बिजली का वादा इधर से हुआ तो उधर से हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प सुनाई पड़ा। लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में समर्थक जिस संकल्प की तलाश कर रहे थे वो बेहद नपे तुले अंदाज में नजर आया। नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। अमित शाह जानते थे राम मंदिर पर सवाल जरूर उठेगा। जवाब भी दिया तो अतिरिक्त सावधानी के साथ, लेकिन राम मंदिर का मैनिफेस्टो में जिक्र होने के ही अपने राजनीतिक मायने हैं। अब कल राहुल गांधी भी लखनऊ का रुख करने वाले हैं। अखिलेश राहुल का साझा पोस्टर सज धज कर तैयार है। बेबी को बेस पसंद है कि फिल्मी तर्ज पर यूपी को राहुल अखिलेश पसंद है की बात की जा रही है। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अखिलेश और राहुल लखनऊ में साथ होंगे तो अमेठी रायबरेली की 10 सीटों का सवाल भी सामने होगा। कांग्रेस ये सीटें छोड़ने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है। किसी न किसी को कदम पीछे खींचना होगा। वो कौन होंगे, राहुल गांधी या अखिलेश यादव, शायद कल तस्वीर साफ हो जाए। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के जलालाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चुनावी रैली के दौरान राज्य की अकाली बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पंजाब में है और सुखबीर सिंह बादल इसके प्रतीक हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए उनसे पूछा कि आखिर वो सुखबीर सिंह बादल के साथ क्यों हैं। शराब बिकती है तो उसका परसेंटेज बादल जी को और अकाली दल को दिया जाता है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जैसे ही अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कांग्रेस पार्टी कड़ा से बड़ा कानून लाएगी और जिन्होंने भी पंजाब से खिलवाड़ किया है, जिन्होंने भी पंजाब में ड्रग्स का काम किया है, उन सबको हम अंदर करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी हम पंजाब को वापस देंगे। एक तरफ मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति को मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मोदी जी, आप साफ बता दीजिए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं तो फिर आप सुखबीर बादल के साथ क्यों खड़े हैं?
उन्होंने कहा था कि दिल्ली को मैं बदल डालूंगा। आपके लोग दिल्ली में रहते हैं, कभी आप जाइए, जब आप जाते हैं ऑटो रिक्शा वालों से पूछिए, झुग्गी झोपड़ियों में जाके पूछिए। सफाई कर्मचारियों ने मुझे कहा कि केजरीवाल जी ने हमें बाहर, कमरे से बाहर फेंका। खबर हमारे हिमवीरों की और जबरदस्त बर्फबारी में उनके जज्बे का पूरा विश्लेषण। कश्मीर और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। कुदरत का रंग तो सफेद पड़ ही गया है, रास्ते भी बर्फ में कहीं खोसे गए हैं। सेना के जवानों को भी हर कदम पर मुसीबत का सामना करना पड़ा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। जहां तक निगाह गई सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। इंसान तो छोड़िए, पेड़ पौधों तक का नामो निशान नजर नहीं आता। हरियाली सफेदी के नीचे दब गई। अभी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बुधवार को हुए एवलांच में 15 जवान शहीद होने की खबर से देश उबर ही रहा था कि कुपवाड़ा जिले में बर्फ धंसने के कारण सेना के 5 जवानों के फंसने की खबर मिल गई। हालांकि कुछ घंटों में ही सेना ने अपने साथियों को सुरक्षित निकाल लिया। प्रशासन ने बारामूला, कुपवाड़ा, कुलगाम, गांदरबल, शोपियां, अनंतनाग, लेह और करगिल जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। श्रीनगर में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। शहर का हर इलाका बर्फ की चादर के नीचे दबा है। सड़कें, लोगों के आशियाने, पेड़ पौधे, हर तरफ सफेदी का कब्जा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद है। दोनों तरफ हजारों ट्रक पिछले 5 दिनों से फंसे हैं। अगर रास्ता नहीं खुला तो घाटी में जरूरी चीजों की कमी का खतरा पैदा हो जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बाद राज्य में कई जगहों पर एवलांच का खतरा पैदा हो गया है। शिमला में जनवरी अब तक का सबसे ज्यादा बर्फबारी वाला महीना माना गया। धर्मशाला, सुंदरनगर और कसौली इलाके में सबसे ज्यादा 65 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी अभी ठंड बरकरार रहेगी। मैदानी इलाके में इस बर्फबारी का साइड इफेक्ट भी दिखेगा, तो तैयार रहिए, अभी ठंड के कई और अटैक होंगे। आज तक ब्यूरो। कैसे इस भयंकर बर्फबारी को मात दे रहे हैं हमारे सैनिक। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों भारी बर्फबारी ने आतंक मचाया हुआ है। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बर्फ धंसने की वजह से सेना के 5 जवान फंस गए। अच्छी बात यह रही कि सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गौरतलब है कि कश्मीर के गुरेज सेक्टर में भी बुधवार को हुए हिमस्खलन में 15 जवान हमारे शहीद हुए थे। बांदीपुरा में एलओसी के पास बर्फ की एक बड़ी चट्टान सेना के शिविर पर गिर गई थी, जिसमें कई सैनिक फंस गए थे। 10 सैनिकों के शव गुरुवार को मिले थे, जबकि 5 सैनिकों के शव शुक्रवार को मिले थे, जबकि 7 सैनिकों को बचा लिया गया था। सेना के 15 जवानों के अलावा पिछले 4 दिनों के दौरान कश्मीर के कई इलाकों में भूस्खलन और हिमस्खलन में 6 नागरिकों की जानें गई हैं। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांदरबल और करगिल में बड़े हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। पूरे उत्तर भारत में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है, बर्फीली सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक हिमस्खलन का शिकार बन रहे हैं, तब आप और हम या तो अपने घरों में रजाई ओढ़कर चैन की नींद सोते हैं या बर्फबारी का मजा लेने के लिए किसी हिल स्टेशन का रुख करते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि पहाड़ी सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे देश के सैनिक इस जानलेवा बर्फ और ठंड से कैसे लड़ते हैं। खबरदार में अब हम हिम के इन वीर योद्धाओं से आपको मिलवाएंगे जो -40 डिग्री सेल्सियस की शरीर गला देने वाली ठंड से लोहा लेते हुए भारत और चीन की सीमा पर अपने जज्बे की गर्मी से देश को सुरक्षा का सुखद एहसास करवाते हैं। आज हम आपको उत्तराखंड के औली में भारत चीन सीमा पर तैनात इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP के जवानों की दिनचर्या दिखाएंगे, जहां सांसों को भी शरीर का साथ देने में मुश्किल होती है। उस दुर्गम सीमा पर जब आज तक की टीम ITBP के कैंप में पहुंची तो सदैव सजग रहने वाले हिम के वीर योद्धाओं से हमारी मुलाकात हुई, जो शरीर को गला देने वाले तापमान के बीच भी हिमस्खलन के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भारत चीन सीमा पर तैनात ITBP के जवानों के जज्बे पर आधारित आज तक की ये बर्फीली रिपोर्टिंग देखकर कड़कड़ाती सर्दी में भी आपको गर्मी का
एहसास होने लगेगा और इन सैनिकों के लिए आपका सर सम्मान से झुक जाएगा। हम हैं हिमालय के हिमवीर, हम हैं भारत तिब्बत सीमा के वीर। हम हैं हिमालय के हिमवीर, हम हैं भारत तिब्बत सीमा के वीर। हम हिमालय की पूजा करते हैं। 3,488 किलोमीटर लंबी बर्फीले पहाड़ों की सरहद। हम हैं हिमालय के हिमवीर, हम हैं भारत तिब्बत सीमा के वीर। -40 डिग्री की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। हम हैं हिमालय के हिमवीर, हम हैं भारत तिब्बत सीमा के वीर। हम हैं हिमालय के हिमवीर, हम हैं भारत तिब्बत सीमा के वीर। जहां होता है जानलेवा हिमस्खलन का खतरा। वहां हर पल तैनात होते हैं हिम के वीर योद्धा। जहां तक निगाह जाती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। इंसान तो छोड़िए, पेड़ पौधों तक का नामो निशान नजर नहीं आता। बर्फ के इस सुनसान रेगिस्तान में कुछ नजर आता है तो बस हिम के वीर योद्धा। बर्फीले तूफान, एवलांच, खून जमा देने वाली सर्द हवाएं सुनकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उत्तराखंड की औली में चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों के साहस और चट्टान जैसे इरादों का अंदाजा लगाना आपके और हमारे बस की बात नहीं है। आपके और हमारे घर से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फ की एक बेजान दुनिया है। वो ऐसी दुनिया है जहां पर हमारे जवान देश की सरहदों की निगहबानी करते हैं। इस बेजान बंजर में जवान एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं और जिन कदमों की आहट होती है वो हैं आईटीबीपी के हिमवीर। ये आईटीबीपी के हिमवीर अपना पूरा साजो सामान लेकर के इस बेजान दुनिया में चीन की सरहद की निगहबानी करते हैं, जो भारत के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। आज तक की टीम जब औली में आईटीबीपी के ट्रेनिंग कैंप में पहुंची तो आईटीबीपी के जवान सरहद की निगहबानी की ट्रेनिंग के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। बर्फीले इलाके में आईटीबीपी के जवान जानलेवा मौसम से लोहा लेने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं, दिल और दिमाग से भी और तकनीकी रूप से भी, जो उन्हें आईटीबीपी मुहैया कराती है। सबसे पहले ये है बाल कलावा, जिससे कि सर में ठंड लगने से बचाता है, ताकि कानों में भी हवा लगने से बचाता है। फिर ये स्पेशल गॉगल्स रहते हैं जिससे ये यूवी रेस से हमें बचाता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये विंड चीटर है, जो कि सर्द हवाएं, काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है बर्फीले इलाके में, तो उससे ये हमको बचाता है। उसके बाद ये है एवीडी, एवलांच विक्टिम डिवाइस। जब हम एवलांच प्रोन एरिया से जाते हैं तो ये डिवाइस, जो चलने वाले व्यक्ति रहते हैं वो इसको ट्रांसमिटिंग मोड में रखते हैं, और एक पार्टी पीछे रहती है जिसको हम रेस्क्यू पार्टी कहते हैं, वो उसको रिसीविंग मोड में रखती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति या हमारा कर्मी जब एवलांच में दब जाता है तो जो रेस्क्यू पार्टी है वो आगे बढ़ती है। तो जब वो ट्रांसमिटिंग रिसीविंग मोड से जाती है तो ट्रांसमिटिंग मोड से बीप बीप की आवाज आने लगती है, जैसे इससे बीप की आवाज आती है और इससे जवान को ढूंढा जा सकता है। जो जूते हैं ये रबर के बने होते हैं, ताकि स्नो में ग्रिप भी मिले और ठंडक से बचे, क्योंकि वो इंसुलेटेड होता है। बर्फ के रेगिस्तान में जान हथेली पर रखकर आईटीबीपी के जवान देश की आन बान और शान के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं। जहां जवानों के लिए सबसे बड़ा अदृश्य खतरा हिमस्खलन का होता है। बीते कुछ दिनों में 15 से ज्यादा सैनिक ऐसे हिमस्खलन में दबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। आईटीबीपी वक्त वक्त पर हिमस्खलन से बचने और रेस्क्यू ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास करती है। आज तक की टीम जब औली पहुंची तो आईटीबीपी ने एक ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रैक्टिस को अंजाम दिया।
आईटीबीपी के जवानों को हिमस्खलन आने पर अपनी और अपने साथियों की जान बचाने की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ये आप पहली बार आज तक के कैमरे से देख रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फीले इलाकों में एवलांच का खतरा होता है। जहां पर स्नो घुटनों तक होती है, वहां पर बर्फीले पहाड़ टूटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और सर्द हवाओं में बहुत ज्यादा इस तरीके के एवलांच आते हैं। औली में किस तरीके से पूरा डेमो दिखाया गया है और इस डेमो के जरिए ये जवान ये सीखने की कोशिश करते हैं, ये एक ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई है कि आखिर अगर इन जवानों को इस बर्फीले तूफान में या फिर एवलांच आता है तो उस दौरान किस तरीके से बचना है। हिमस्खलन के खतरे के बीच पेट्रोलिंग करते आईटीबीपी के जवानों के पास कई तरह की डिवाइस होती है जो बर्फ में दबे जवानों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट भेजती है। विशेष तौर पर खोजी कुत्तों को बर्फ में दबे जवानों को ढूंढने के लिए ट्रेन किया जाता है। आईटीबीपी के जवान के बारे में ये पता चला है कि एवलांच आने के बाद वो जवान यहीं पर दबा हुआ है और आप सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने उस जवान को यहाँ से निकाला है। इस जवान को ढूंढने के लिए खास तौर पर स्निफर डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है और इस जवान को यहाँ पर निकाला गया है। मैं इस वक्त उस रेस्क्यू टीम की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर एक जवान को एवलांच में दबने के बाद निकाला गया है। इस जवान की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन मैं क्योंकि वहां पर चढ़ नहीं सकता हूं, इस जवान को हॉस्पिटल यहां से ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने हिमस्खलन में दबे अपने साथियों की खोज के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया। रेडियो सिग्नल और स्पेशल रडार पर दबे हुए जवानों की हलचल रिकॉर्ड हो रही है, जिनकी मदद से बर्फ को खोदकर जवानों को बचाने की कोशिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में जब एवलांच आ जाता है तो उस दौरान जवान की हालत कैसी होती है जो यहाँ पर दब जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों की और रेस्क्यू की एक टीम है। आप इनको कहाँ से निकाल करके लाए? सर ये ऊपर एवलांच में फंस गए थे, इनको वहाँ से निकाल के लाए सर। कितनी दूरी से इनको निकाल करके लाए? ये हम जो है यहाँ से कम 300 मीटर से लेके आए हैं। वहाँ पे कम से कम ये 3 मीटर गहराई में दबे थे। हमारी खोजी कुत्ते ने इसको निकाला है। हिमस्खलन में रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग खत्म हुई तो हमें आईटीबीपी की महिला कमांडोज से मिलने का मौका मिला। भारत चीन सीमा पर 15 चौकियों पर कुछ वक्त पहले ही महिला कमांडोज की तैनाती हुई है। ये महिला कमांडोज किसी भी मामले में पुरुष जवानों से जरा भी कम नहीं है। भारत चीन सीमा की सुरक्षा सिर्फ पुरुष जवान ही नहीं करते हैं, पुरुषों के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर भारत की सुरक्षा कर रही हैं। हालांकि संख्या में ये 3 ही महिलाएं हैं, लेकिन इनका जज्बा और इनका जोश इतना है कि ये 30 के बराबर हैं। मेरा तो वैसे मैं प्लान से रहने वाली, लेकिन हमें आईटी में आके हमें इतना वो स्टैंडर्ड से रखा है, वो किया गया है कि तैयार किया गया है कि हम इतने माइनस टेम्परेचर में रह सकते हैं। हम किसी से कम नहीं, हम भी जवानों के कितने कंधों से कंधे मिलाकर मतलब कार्य कर रहे हैं, तो वो भी करें। मैं लाइफ में कभी भी ऐसे कंडीशन नहीं देखी हूँ, लेकिन यहाँ आकर के मैं जो देखी हूँ और जो सीखी हूँ, ये मैं आने वाली महिलाओं के लिए भी यही कहूँगी कि वो लोग भी ज्वाइन करें और जो हम कर रहे हैं वो हमसे और भी अच्छा करें। दरअसल इन महिला कमांडो के पास जज्बा ही है जो इनको -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी इनको जीवित रखता है और इस दौरान ये देश की सरहद यानी भारत चीन की सीमा की सुरक्षा करने के लिए ये लोग तत्पर रहती हैं। औली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। बर्फ के रेगिस्तान में जानलेवा मौसम को हर मोर्चे पर हराते आईटीबीपी के जवानों की वीरता उन्हें देश के हिमवीर बनाती है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद हुई थी। आईटीबीपी के कंधे पर भारत, चीन और तिब्बत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आईटीबीपी में इस वक्त 50,000 जवान तैनात हैं जो 9,000 फीट से लेकर 18,700 फीट तक की ऊंचाई पर बॉर्डर पोस्ट पर तैनात रहते हैं, जहां उन्हें सबसे बड़ा खतरा दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि जानलेवा मौसम से होता है। और इस जानलेवा मौसम में 24 घंटे सीना ताने खड़े रहना सिर्फ एक सैनिक के ही वश की बात है। अब हम आपको एक बार फिर से औली में आईटीबीपी के कैंप में लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने आईटीबीपी के जवानों के बर्फ वाले घरों का जायजा लिया है, जिसे आप इग्लू के नाम से जानते हैं।
सांसें भी साथ छोड़ देने को तैयार रहती हैं। जहां दुर्गम हालात में शरीर साथ नहीं देता, वहां अपने दिलों में हौसलों की मशाल जलाकर 24 घंटे तैनात रहते हैं आईटीबीपी के जवान। चीन और तिब्बत की 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद पर आईटीबीपी के 50,000 जवान हर पल नजरें गड़ाए रहते हैं, चाहे सूरज आग उगले या ठंड हड्डियां जमा दे। आईटीबीपी के जवान ऐसे मुश्किल हालात में आखिर कैसे रहते हैं? आज तक की टीम औली में आईटीबीपी के कैंप में पहुंची तो इस सवाल का जवाब मिल गया। भारत चीन सीमा की सरहद की निगहबानी करना कितना कठिन है वो आज हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। चीन सरहद पर जब जवानों को रुकने के लिए कोई शेल्टर नहीं मिलता है, तब वो उन -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में किस तरीके से इस बर्फ के घर को बनाते हैं। बर्फ का घर बनाने में जवानों को महज 4 से 5 घंटे लगते हैं। बर्फ की ऐसी जो ईंटें हैं वो पहले बनाई जाती हैं और उसके बाद फिर इनको एक एक करके जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद ये पूरा घर तैयार होता है। इस घर के अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर जवान किस तरीके से अपना जीवन यहाँ पर यापन करते हैं। सरहद पर तैनात आईटीबीपी के जवानों के लिए ये इग्लू ही इनका घर होते हैं, जहां वो आराम कर सकते हैं और उनके खाने पीने का सामान भी इग्लू में ही रखा जाता है। बर्फ के रेगिस्तान में देश की सरहद को सुरक्षित रखने वाले आईटीबीपी के जवानों के लिए जिंदगी हर कदम एक नई जंग होती है। रोटी सब्जी तक नसीब नहीं होती। गर्म खाने की चाहत हो तो सिर्फ मैगी मिलती है, लेकिन यहाँ मैगी बनाना भी 2 मिनट का काम नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इनके पास लाइटर मौजूद होता है, उस लाइटर के जरिए कपूर जलाते हैं। कपूर जलना शुरू हो गया है। इतना कठिन है। यहाँ पर माइनस में आप देखिए पानी भी हल्का हल्का यहाँ पर जो था वो जम गया है, लेकिन अब ये गर्म होगा और गर्म होने के बाद इनका छोटा सा स्टोव है और एक ये छोटा सा बर्तन है। इस बर्तन के जरिए जैसे ही ये पानी गर्म होगा, पानी भी ये लोग जब पीते हैं तो इसी तरीके के बर्तन में पिघला करके ये लोग पानी पीते हैं। इसकी वजह से कई समस्याएं भी हो जाती हैं इनको। समस्या ये हो जाती है कि गर्म पानी जब इनको नहीं मिलता है तो उसमें एक अलग तरीके की टैबलेट आती है जिसको कि पानी में डाल करके इसको पीते हैं, जिससे कोई इनको बीमारी ना हो। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पानी हल्का हल्का गर्म हो चुका है और इसमें ये मैगी डालेंगे। चॉकलेट्स भी रखते हैं ये लोग अपने पास, जिससे कि इनको हाई एनर्जिक चॉकलेट होते हैं जिसको कि ये अपने पास रखते हैं, जिससे कि इनको लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकें, खाना इनको मिल सके। आप इधर मैगी देख रहे हैं कि किस तरीके से बन गई है। पानी जो है ये गर्म हो चुका है, मैगी पक रही है। जब आपको और हमें आराम करना होता है तब हम गर्म बिस्तर ढूंढते हैं, पर हमारे ये बहादुर सिपाही देश की रक्षा करते हुए बर्फ ही ओढ़ते हैं, बर्फ ही बिछाते हैं। हड्डियां गला देने वाली बर्फ से बचते हुए देश के दुश्मन पर नजर रखने के लिए बर्फ की ये गुफाएं ही जवानों का सहारा होती हैं। जब जवान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ड्यूटी के दौरान जब उनको थोड़ी सी थकान होती है तो उस दौरान आराम करने के लिए ऐसे स्नो केव बनाया जाता है, यानी एक छोटी सी ये गुफा बनाई जाती है। ये पूरी बर्फ की गुफा होती है। आपको कितना टाइम लगता है बनाने में? इसको 15 से 20 मिनट लगता है सर। 15 से 20 मिनट में इसको बना लेते हैं? जी सर। और कितने लोग इसमें रह सकते हैं? इसमें 1 से 2 आदमी रहते हैं सर। ठंडक नहीं लगती इसमें? ठंडा तो सर कम लगता है। ये बर्फीले तूफान और बर्फ पड़ती है, जब जवान थक जाता है उस परिस्थिति में तुरंत इसको बनाया जाता है और इसमें आराम करने के लिए। तो ये जवान जो है किस तरीके से सरहद की निगरानी करने के लिए ऐसी छोटी छोटी गुफाओं में रहते हैं। देश के लोग इस बात को इस वक्त देख सकते हैं कि हमारी और आपकी सुरक्षा करने वाले जवान किस तरीके से मेहनत करते हैं, ऐसे गुफा बनाते हैं, उसके बाद रहते हैं और उसके बाद हमारी सरहदों की सुरक्षा होती है। औली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। आप और हम आराम से रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन सोचिए किन की वजह से और ये कितनी तकलीफ उठाते हैं। खबरदार में अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त फैसले का विश्लेषण करेंगे।
ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों के नागरिकों के वीजा पर रोक लगा दी है। इन देशों के नागरिकों को 3 महीने तक अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। सीरिया के शरणार्थियों पर अनिश्चितकाल तक के लिए रोक लगा दी गई है, वो अमेरिका नहीं आ सकेंगे। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव आदेश पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन इस फैसले का तगड़ा विरोध भी हो रहा है। गूगल और फेसबुक ने इस आदेश का विरोध किया है। इन कंपनियों का ये कहना है कि ये अमेरिका में टैलेंट आने के रास्ते में बड़ा बैरियर साबित हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने जो कहा था वो कर दिया है। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव आदेश पर अपने हस्ताक्षर कर अमेरिका हर किसी के आने पर रोक लगा दी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो नहीं आने देना चाहते और अब वो नहीं आएंगे। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।